Hello, everyone. Good evening. Good evening to all of you. Arpita, good evening. Ajay, good evening. Subhashri, good evening. कैसे हैं आप सब लोग? Fine, sir. Abirup, good evening. आपका FTS एग्जाम तो नहीं है? Yes. है सर कल है कल। Yes, you have FTS tomorrow. Syllabus है ना आप लोगों के पास? I am pasting the link here. If anyone यस wants. सर है Good. Shavi, good evening. तो बताइए कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? Any issue? टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना आप लोग अपना सोशल मीडिया पे या फिर बाकी इतने सारे सोर्सेज हैं आज टाइम वेस्टेज के। आपको पता है हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में क्या फर्क है? हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी टाइम वेस्ट करने की और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एग्री करते हो इस बात से कि नहीं? यस और नो? या तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं हम और जो टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और आज हम वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। So let's start. I hope everyone is there in the class. So population interactions part second. तो हम क्लास शुरू करते हैं विद ए क्वेश्चन जिससे हम थोड़ा रिकैप्चुलेट भी करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। Says mycorrhiza is an example of amensalism, commensalism, mutualism, antibiosis. आर्ट स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अंकिता, अर्पिता, अतुल, सुभाश्री, आरफा, शैवी, जतिन। एक स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज एन ओब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स ऑफन लिव टुगेदर एंड कैन नॉट लिव सेपरेटली। ठीक है, तो दोनों के एसोसिएशन बहुत जरूरी है क्योंकि अकेले नहीं रह सकते, अपनी लाइफ साइकिल दोनों कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। रिमेंबर द वर्ड ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का क्या मतलब है? मींस उन दोनों का मैंडेटरी है रहना एक दूसरे के साथ। ठीक है, अदर वर्ड इज फैकल्टेटिव।
जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। फैकल्टेटिव में एसोसिएशन जो है टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो एक दूसरे के बगैर भी वो जिंदा रह सकते हैं। एक दूसरे के साथ अगर रह रहे हैं तो दोनों को बेनिफिट होगा। अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर एज वेल। बट ओब्लिगेट में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ओब्लिगेट एसोसिएशन, याद रखना, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है ना। माइकरहिजा, इट इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगे एंड प्लांट्स, है ना। हायर प्लांट्स की रूट्स में कुछ फंगे होते हैं, है ना। दे कोलोनाइज द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड इंक्रीज्ड वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज। तो मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है फंगस को? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, ठीक है। एमेंसिलिज्म हमने पढ़ा था, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज बाय सिक्रीटिंग सर्टेन केमिकल्स। फॉर एग्जांपल वालनट ट्री कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे सराउंडिंग वेजिटेशन जो है वो इनहिबिट हो रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था एलिटोपैथी, है ना। हमने पढ़ा था एंटीबायोसिस। ये सारे एग्जाम्पल हैं एमेंसिलिज्म के, ठीक है। फिर कमेंसलिज्म में हमने पढ़ा था इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री पे ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं, ऑर्किड्स को तो फायदा है, हैबिटेट मिल रहा है, लेकिन मैंगो ट्रीज पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ओके। तो एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीशीज अनइफेक्टेड। देन एंटीबायोसिस, inhibition of growth of one species by other species through secretion of certain chemicals. It is also called as allelopathy in plants or biological antagonism. तो जैसा मैंने कहा ये एमेंसिलिज्म की ही एक टाइप है, एंटीबायोसिस, ओके। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अबाउट द कंपटीशन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Now, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने इंटरेक्शंस इधर लिख दी हैं और स्पीशीज ए स्पीशीज बी इधर है। कंपटीशन, मुकाबला होने जा रहा है, और अब हमने यहां पे दोनों के लिए नेगेटिव साइन दिखाया है। देखते हैं जी किस प्रकार का कंपटीशन कर रहे हैं ये स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। क्या क्या उदाहरण है इसके? Let's understand the meaning of competition. It is a rivalry between two or more organisms. Rivalry समझते हैं, है ना, एक तरह की दुश्मनी हो जाना दोनों के बीच में। It's a rivalry between two or more organisms for obtaining the same resources. एक competition कि भाई मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। So it's a rivalry between two, दो के बीच में हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। So it's a rivalry between two or more organisms for obtaining same resources. भोजन हो सकता है, भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। शेल्टर हो सकता है, ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए, है ना। It is the process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. ये एक ऐसी प्रक्रिया है, it is the process in which, जिस प्रक्रिया में fitness of one species, एक स्पीशीज की फिटनेस सिग्निफिकेंटली लोअर होती है दूसरे के कंपैरिजन में, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। दूसरा स्पीशीज जब मौजूद होता है उसी जगह में, तो एक स्पीशीज के लिए फिर अपने अस्तित्व को बना पाना, अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रख पाना कठिन हो जाता है, और उसकी फिटनेस सिग्निफिकेंटली लोअर है, राइट जी। तो ये एरो का निशान हमने इस तरह से दिखाया कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए जो है फिटनेस कम है इन प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। अच्छा, याद करके देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, डार्विन ने यूज किया था इसे अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देते समय। चार्ल्स
रॉबर्ट डार्विन, याद है, जिन्होंने डार्विनिज्म का कंसेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है इन्होंने, which was published in the book Origin of Species. हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म दे दिया, डार्विन ने उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा. नेचुरल सिलेक्शन इज द फोर्स ऑफ नेचर which operates in a population and selects those individuals which are better adjusted, right? अब ऐसा नहीं है कि जिसे आप कह रहे हैं कि ये बेहतर है, इसका सर्वाइवल ज्यादा है, वो ऐसा ही हो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है दिखने में. नहीं, शारीरिक मजबूती होना ही कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. सो इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. ना ही जो सबसे ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा. It is the one with the most responsive to the change. The one who is most responsive to the change. कहने का मतलब क्या है? एनवायरमेंट कभी एक जैसा नहीं रहता. एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहता है. बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिजम्स बेस्ट एडजस्टेड होंगे सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए, Competition is an interaction between two organisms striving for the same resource, है ना. इस इंटरेक्शन में क्या होगा? दो स्पीशीज आपस में compete करेंगे क्योंकि दोनों का फूड सोर्स, या फिर हम हैबिटेट की बात करें या फिर हम निश करें, वो सेम ही होगा. ठीक है. एंड दे विल compete फॉर फूड, वाटर, लाइट एटसेट्रा. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो कंपटीशन में क्या होता है? जब दो स्पीशीज आपस में compete करेंगी तो डेफिनेटली एक एलिमिनेट होगी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि दोनों एलिमिनेट हो जाएं. ओके. तो अगर बहुत सारी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो या फिर compete कर रही हैं आपस में, तो सर्वाइवल किसका होगा? सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, है ना. जिसके पास वेरिएशंस होंगी, चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिहाज से जिसके पास ज्यादा वेरिएशंस होंगी वही सर्वाइव करेगी. और नेचुरल सिलेक्शन भी उसी पे एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू डार्विन. ठीक है. ये चीजें आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे इन डिटेल. ठीक है. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. Competition for light, nutrients and space is most severe between, बताइए ज्यादा कंपटीशन किन में होगा, कौन सी स्पीशीज में होगा? आपके पास चार ऑप्शंस हैं. तो देखिए 10 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. अंकिता, अतुल, सुभाश्री, आरफा, शेवी, कोमल, सायन, जतिन, रिदा और एक और स्टूडेंट, उसका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है. आप अपना नाम एक बार चैट बॉक्स में बताइए ताकि मैं याद रख सकूं. ठीक है. सो आंसर इज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन सेम निश, है ना. हमने निश जब पढ़ा था उस टाइम पढ़ा था कि दो स्पीशीज आपस में एक निश कभी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगी. ठीक है. चाहे म्यूचुअलिज्म ही क्यों ना हो. ठीक है. सेम स्पीशीज एक निश कभी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगी. तो कंपटीशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन. इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है इट ऑकर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, है ना.
जब वो एक ही हैबिटेट में रहेंगी, कंपटीशन बिटवीन देम इंक्रीजेस सिंस देयर रिक्वायरमेंट आर सिमिलर। और सेकंड टाइप है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन आकर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। यहाँ पे मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, फॉर वन और मोर कॉमन रिसोर्सेज, है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे हो नीट एग्जाम के लिए, आप एक ही स्पीशीज के लिए बिलोंग कर रहे हो, तो आप में जो अभी कंपटीशन चल रहा है इट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो बताइए कौन सा कंपटीशन ज्यादा सीवियर होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन? ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, ज्यादा हार्मफुल कौन सा कंपटीशन होगा? अंकिता सेज इंट्रा, बाकी लोग योर सजेशंस? Shabby says inter. ओके, डोंट वरी, ठीक है, आप लोग खुद ही बताओगे कौन सा ज्यादा सीवियर है। सो लेट अस कंटिन्यू स्टडिंग टाइप्स ऑफ कंपटीशन। किया था। सो कंपटीशन दिख रहा है जी इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, इंट्रा, और दूसरा है इंटर, गड़बड़ नहीं करना। इंट्रा स्पेसिफिक होता है कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। नाउ सिल्वर बैक गोरिल्ला, मैंने कहा था ना इंट्रा स्पेसिफिक किसके लिए, फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर। तो यू कैन सी फॉर द मेटिंग पार्टनर जो अल्फा मेल या जो डोमिनेंट मेल है वो फीमेल को पोजेस करना चाहेगा, wants to copulate with that female, और अगर कोई और मेल उसकी उस टेरिटरी में प्रवेश करता है तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट जी, आगे बढ़ते हैं। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, नोट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग लेकिन क्लोजली रिलेटेड, different but closely related species, and they are competing for the same resource that is limited. अब इधर देखिए इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में यू कैन सी दैट फिश, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड फिश, क्या हो गया इनके बीच में कंपटीशन, किस बात को लेके हो गया, जू प्लैंकटन, भोजन। ये रहे जी जू प्लैंकटन। फ्लेमिंगो कहेंगे मुझे भी जू प्लैंकटन खाना है, मछली कहेगी मुझे भी ये जू प्लैंकटन खाना है। मछली पानी में ही है, फ्लेमिंगो बर्ड्स जो है पानी में आ जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो ये अनरिलेटेड है, दे आर टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज एंड स्टिल दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। अब यहां पे देखिए जी, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। अब कई बार ये होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, तब भी एक कंपटीशन है, तब भी एक जद्दोजहद है। हमने क्या एग्जांपल दिखाया आपको, ये अलग अलग तरह के खूबसूरत से बर्ड्स हैं। बर्ड्स बिलोंग टू क्लास एव्स एंड ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज है इनका। बर्ड्स के केस में एक्चुअल कॉपुलेशन से पहले पार्टनर को रिझाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के सिग्नल्स हैं, राइट। इथोलॉजी, यू अंडरस्टैंड, बिहेवियर, स्पेसिफिक तरह का ये बिहेवियर होता है हर स्पीशीज का अपना, कि वो अपने पार्टनर को रिझाने के लिए दे डिस्प्ले देयर प्लूमेज, अपने पंख फैला के दिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना मोर जो है वो नाचता है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए। बर्ड्स अलग अलग तरह के सॉन्ग्स, आवाजें, साउंड्स निकालते हैं पर्टिकुलर जब उनका मेटिंग सीजन होता है। ये एक तरह से उनका प्री नुप्चियल डिस्प्ले है टू अट्रैक्ट दी ऑपोजिट सेक्स। अलग अलग तरह के घोंसले भी बनाते हैं, बड़े ही खूबसूरत इंट्रिकेट तरीके से बर्ड्स अपने
घोंसले को, नेस्ट को सजाते हैं। कई बर्ड्स तो नेस्ट बनाने के बाद वहां पे तरह तरह की बेरीज, फ्लावर्स लगा करके भी सजा देते हैं, और जिसका घोंसला सबसे बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजा होगा, उसी को पार्टनर मिलेगा, है ना। यहां पे हर कोई घोंसला तो बना ही सकता है भाई, और रिसोर्सेज कोई लिमिटेड नहीं है। बनाओ फिर अपना अच्छे से अच्छा घोंसला, और फिर गाने गा के, नाच के, डांस करके अपने पार्टनर को रिझाना है। ये भी तो कंपटीशन हुआ। इंटरफेरेंस कंपटीशन, एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड। एक स्पीशीज की एफिशिएंसी कम हो सकती है। एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced due to interfering and inhibitory presence of another species even if resources are abundant। समझे बात? रिसोर्सेज abundant है, बहुत है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन दूसरे की मौजूदगी एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, एक इनहिबिशन हो रही है एक स्पीशीज को। सो दिस इज व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पढ़ा, राइट। इंट्रा स्पेसिफिक, इट इज द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। देन सेम स्पीशीज किस किस के लिए कॉम्पीट करेंगे, लिख दो यहां पे। इट कैन बी फॉर फूड, it can be for shelter, and it can be for mating partner। सेम स्पीशीज की बात हो रही है ना, तो मेटिंग पार्टनर में। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, competition between individuals of different species, food, shelter, but not the mating partner, okay। Competition is of two types, interspecific competition and intraspecific competition। ठीक है, intraspecific competition अगर बात करें, competition between individuals of the same species। interspecific competition is competition between individuals of the different species but of the same genus। ठीक है, जीनस एक भी हो सकता है, जीनस डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। Intraspecific competition is relatively more compared to the interspecific competition। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन जो है बहुत खतरनाक है, सीवियर है वन कंपेयर टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ऐसा क्यों है बताइए? Why intraspecific competition is more severe when compared to interspecific competition? आंसर इसी में है। Because they have same food, सेम रिसोर्सेज है उनके, हैबिट्स उनके सेम है, हैबिटेट उनका सेम है, ठीक है, मेटिंग पार्टनर्स, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सेम है, इसीलिए, है ना, इसीलिए कंपटीशन जो है ज्यादा, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होगा, ओके। Now we have interference competition. It is when efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of another species, even resources are abundant। ठीक है, तो देखिए स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है। स्पीशीज ए जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, इवन के वो ऐसे हैबिटेट में प्रेजेंट है जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि स्पीशीज बी जो है उस पर कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट एग्जिबिट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। स्पीशीज बी जो है इंटरफेयर कर रही है उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, उसकी फिटनेस रिड्यूस कर रही है एनवायरमेंट में, ओके। कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके,
A famous scientist named Gauss performed a very interesting experiment related to interspecific competition. ठीक है, तो गास ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम गास competitive exclusion principle भी कहते हैं. ठीक है, so let us study about the experiment. So Gauss exclusion principle, let us study. होगा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पैरामीशियम. तो पैरामीशियम के फीडिंग बिहेवियर को लेकर के कुछ प्रयोग किए गए. पैरामीशियम जीनस है, पैरामीशियम की अलग अलग स्पीशीज बता रहा हूं जी. पैरामीशियम कॉडेटम, राइट. पैरामीशियम यूरेलिया. यूरेलिया नाम याद है किसका होता है? साइंटिफिक नेम जेलीफिश का नाम याद है, यूरेलिया. सो दिस इज पैरामीशियम यूरेलिया. अब आप देखिए कि पैरामीशियम कॉडेटम को एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया. दिख रहा है शेप में और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंस दिखाया है. इसको गौर की से देखिए, इसको भी गौर से देखिए. सो पैरामीशियम कॉडेटम को अकेले एक कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया, भोजन पानी दिया गया, बड़ा मस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा नंबर इंक्रीज हो रहा है, फीडिंग ब्रीडिंग हो रही. पैरामीशियम यूरेलिया को भी अकेले ग्रो किया गया, कल्चर मीडियम, सुटेबल कंडीशंस दी गई, भरपेट भोजन मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. लेकिन जब दोनों को एक साथ एक कल्चर मीडियम में डाला गया, पैरामीशियम यूरेलिया, पैरामीशियम कॉडेटम, तो कुछ अलग नतीजे नजर आए. एक स्पीशीज बेहतर ग्रो कर पा रहा था, बेहतर फीडिंग एंड ब्रीडिंग शो कर रहा था, दूसरा नहीं कर पा रहा था. ठीक है जी, राइट. अब आप देखिए यहां पे पैरामीशियम कॉडेटम कल्चर मीडियम में संख्या बढ़ गई है भाई एकदम बढ़िया से. पैरामीशियम यूरेलिया अकेला, संख्या बढ़ रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फीडिंग ब्रीडिंग हो रहा है. जब दोनों इकट्ठे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है? देखिए इधर कौन कम है. ये वाला तो बहुत सारा दिख गया हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे हैं. कौन से वाले? पैरामीशियम यूरेलिया. लेकिन आप दूसरे को देखिए जरा, वो तो बहुत ही कम है. कौन सा? ये वाला. मैं ऐसे डॉट लगा देता हूं. 1 2 3 4 and 5. Which one? Paramecium caudatum. Oh, very sad. What happened to Paramecium caudatum? क्या प्रॉब्लम थी? भोजन तो मौजूद था ना, तो ये क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था? ऐसा क्या नुकसान कर दिया इसका पैरामीशियम यूरेलिया ने? Now, here comes the result. Gauss's exclusion principle, very important. This can be framed as a question in NEET. Gauss's exclusion principle क्या कहता है? It states that two closely related species, बहुत ही closely related है, पैरामीशियम जीनस है, एक पैरामीशियम कॉडेटम, एक पैरामीशियम यूरेलिया. It states that two closely related species competing for the same resources, same resource के लिए compete कर रहे हैं, cannot, underline कीजिए, cannot coexist indefinitely and the competitively inferior will be eliminated eventually. Now, एक एग्जांपल, अभी मैंने बकरी की एग्जांपल बोली भी थी. देखिए जी, यहाँ पे गोट है, इट्स अ वेरी एफिशिएंट ग्रेजर, बकरी बड़ी तेजी से घास चरती है. और एबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू द लेस एफिशिएंट ग्रेजिंग. टॉर्टोइसेस जो है पानी में रह रहे हैं, पानी के किनारे जो घास उगी हुई है, टॉर्टोइस जमीन पे भी आ जाते हैं ना, तो वो घास खा रहे हैं, लेकिन इतने एफिशिएंट तो नहीं ना जितनी बकरी है. समझे आप बात? सेम रिसोर्स, भोजन दोनों का सेम. बेचारा कछुआ धीरे 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 ये सब करेगा और बकरी आएगी एकदम से घास चट कर जाएगी, खत्म. तो ये खत्म हो गया एबिंगडन टॉर्टोइस, एक्सटिंक्ट ड्यू टू द लेस एफिशिएंट ग्रेजिंग. अब चाहे ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, टॉर्टोइस रेप्टाइल है, बकरी मैमल है. ठीक है जी, तो हमेशा बहुत क्लोजली रिलेटेड हो ये भी जरूरी नहीं होता इसमें.
तो गास कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट indefinitely. ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली. ठीक है, अगर दो स्पीशीज हैं, ठीक है, क्लोज रिलेटेड हैं वो, और एक ही फूड सोर्स के लिए या किसी और चीज के लिए वो compete कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक एक साथ नहीं रह सकते. ठीक है, तो वहां क्या होगा? सुपीरियर जो होगी, जो स्ट्रांग स्पीशीज होगी, वो इलिमिनेट करेगी वीकर वन को. ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल होल्ड ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कब ट्रू होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है. कोई भी रिसोर्स आप लीजिए. ठीक है, तो पैरामीशियम कार्डेटम और यूरेलिया में ये एग्जांपल देखी गई थी. अगर हम इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं पैरामीशियम यूरेलिया और पैरामीशियम कार्डेटम को, तो दोनों खुशी खुशी ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ईच अदर. लेकिन अगर हम एक ही मीडियम पे दोनों को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? यूरेलिया जो है उसकी ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन कार्डेटम जो है, पैरामीशियम कार्डेटम, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है. ठीक है, उसका नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में. ठीक है, सो एक एक्सक्लूड हुआ, एक ग्रो हुआ. गॉट इट? ये स्टडी जो है गाज ने की थी. ओके, कोई डाउट यहां पे? Let's solve a question. Gauss's principle of competitive exclusion states that, बताइए, Gauss's exclusion principle क्या कहता है? ओके, 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. सुभाश्री, आरफा, जतिन, रिदा, ऐश्वर्या एंड वन मोर स्टूडेंट जिसका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है. द आंसर इज ऑप्शन सी. नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश indefinitely for the same limiting resource. ठीक है, दिस इज द Gauss's exclusion principle. ठीक है, so it states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior will be eliminated eventually. ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हूं, एक ही निश में ग्रो कर रहे हूं ऑर्गेनिजम्स, तो ये कंसेप्ट अप्लाई होता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने कार्डेटम और पैरामीशियम और एलिया में देखी. Competition can take different forms in response to ecosystem. Let's find out what are these different forms. Here you can see another example, that is the battle of the barnacles, right? You can see this balanus जो कि ब्राउन कलर से हमने दिखाया है, एक व्हाइट कलर से है, that is Chithylamus. Now, see कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है दोनों की बार्निकल्स में. कॉम्पिटिटिव रिलीज से क्या मतलब है हमारा? लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिलीज. It is the interaction wherein the distribution of a species is restricted to a small geographical area. ये इस तरह का इंटरेक्शन है जहां पे
किसी स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया तक ही लिमिटेड रहता है ड्यू टू, किस कारण से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। अगर उससे एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बेहतर स्पीशीज मौजूद है तो एक स्पीशीज अपना जो है एरिया बढ़ा ही नहीं पाता, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा और ज्यादा टेरिटरी को। द रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली। जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज कह रहे हैं वो अपनी रेंज को ड्रामेटिकली एक्सपेंड कर लेगा कब? जब it will extend its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed। समझे बात? दो स्पीशीज थे, एक बेहतर है, एक उतना बेहतर नहीं है बेचारा। जो उतना बेहतर नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड सी डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई मैं यहीं पे बैठ करके खा पी लूंगा, मेरा भी गुजारा चल जाएगा। जैसा भी मैंने वो एग्जांपल दी आपको पीछे बार्निकल्स वाली, याद है जी? बैटल ऑफ द बार्निकल्स। कैन यू सी द ब्राउन वन मोर इन नंबर एंड द क्रीमिश वंस दे आर लेस इन नंबर। अब जब ब्राउन वाले थोड़े आपने हटाए वहां से तो जो दूसरा कलर है व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई। ठीक है जी, दिस इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज की जो ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा ताकतवर है, जरा उसका थोड़ा सा हटाइए वहां से और दूसरे को भी पनपने की जगह दीजिए तो वो आपको दिखाएगा कि भाई मैं भी अच्छे से ग्रो कर सकता हूं, बस वो दूसरे स्पीशीज ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हुई थी। दिस इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके राइट। तो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है वहां पे लिमिटेशंस भी हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। दैट इज इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। सी दो अलग अलग स्पीशीज कह रहे हैं, चलो मिलजुल के रह लेते हैं, खुशी खुशी रह लेते हैं, लेट्स लिव टुगेदर। जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम बर्सेरिया, वहां पे हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम यूरेलिया का एग्जांपल लिया था। हियर वी हैव पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम बर्सेरिया। राइट जी, दोनों को मिलाकर के आप ग्रो कराइए कल्चर मीडियम में, मजे से ग्रो करेंगे। ठीक है जी, राइट। The earlier thing which we discussed was for paramecium यूरेलिया and paramecium cordatum। वहां पे गड़बड़ आ जाती है, यूरेलिया कहता है मैं ज्यादा रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। बर्सेरिया के साथ उससे प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्स पार्टीशनिंग समझते हैं क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग, इट इज द फिनोमिना वेयर द टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स। ऐसा फिनोमिना जहां पे दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट तो कर रहे हैं बट स्टिल दे कैन अवॉइड द कंपटीशन बाय चूजिंग। फिर भी उस कंपटीशन को, राइवलरी को अवॉइड कर सकते हैं अगर वो चूज कर लेते हैं डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। कि पैरामीशियम कॉर्डेटम तुम ये वाली चीज खा लो, तुम यीस्ट खा लो। पैरामीशियम बर्सेरिया कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसमें से बैक्टीरिया को खा लेता हूं, है ना। एक तो ये हो गया कि डिफरेंट फूड चूज कर लिया हमने उसमें से, या डिफरेंट टाइम्स कि तुम सुबह खा लो, मैं शाम को खा लेता हूं, तुम दोपहर को खा लो, मैं रात को खा लूंगा। दैट कैन बी डन। डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। इट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग, आई होप आपने लिख लिया होगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल देता हूं वार्बलर्स की। वार्बलर्स बड़े खूबसूरत से बर्ड हैं। वार्बलर स्पीशीज डिवाइडेड इट्स टाइम डिफरेंटली अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री। एक पेड़ है विशालकाय, उसकी अलग अलग जगहों पे वार्बलर्स ने कहा कि भैया अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग खा लेते हैं, सभी मौज करते हैं। राइट। ब्लैकबर्नियन वार्बलर, ब्लैक थ्रोटेड वार्बलर। अब आप देखो, हमने एक ही पेड़ में आपको जगह भी अलग अलग दिखाई है। इस पर्टिकुलर वार्बलर के लिए बिल्कुल ये पेरिफेरल से एरिया पेड़ का, बाहर बाहर का, तुम भी मैं यहां पे खा लूंगा। ब्लैक थ्रोटेड वार्बलर ने कहा कि मैं इस एरिया पे फीड कर लूंगा। केप में वार्बलर ने कहा कि मैं सिर्फ टॉप वाले एरिया पे कर लूंगा। ठीक है जी, राइट। एंड ये येलो रम्ड वार्बलर ने बिल्कुल नीचे वाला। आपको ये नाम अलग अलग से बेशक अपना याद रखिए। अब दो स्पीशीज जो आपस में कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है, तो एक
कंपटीशन, एक स्पीशीज जो है जो इंफीरियर स्पीशीज है उसको एलिमिनेट होना है, ठीक है। तो स्पीशीज को ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कंपटीशन को थोड़ा हम रिलीज करें, कंपटीशन को थोड़ा कम करें, जिससे कि मैं भी एलिमिनेट ना हूं, उस स्पीशीज पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो competitive release is interaction where distribution of a species is restricted to a small geographical area due to presence of a competitively superior species that is found expanded dramatically when the competing species is experimentally removed, ठीक है। तो ये देखा गया था बालनस स्पीशीज में, दो काइंड के बालनस हैं, ठीक है, बालनस और थैलमस, ओके। तो थैलमस जो है इट इज कंपेटिटिवली सुपीरियर, स्ट्रांग है बालनस से, ओके। तो जब थैलमस को रिमूव किया गया उस हैबिटेट से, ठीक है, तो देखा गया कि बालनस जो हैं वो सही से ग्रो हुए, ठीक ठाक ग्रो हुए, ओके। तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ओके। सो सुपीरियर जो है बालनस था, इट डोमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर साइज बार्निकल जिसको हम थैलमस कहेंगे, ओके। सो थैलमस जो है, थैलमस ये इंफीरियर है, ठीक है, वीक है, और ये वाला बालनस जो है ये स्ट्रांग है, ओके। ये बालनस जो है ये है, दिस इज द बालनस, ठीक है, और थैलमस जो है व्हाइट कलर का है, यहाँ पे उल्टा दिखाया है। और जब हम इनको कम करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं हम इनको, तो फिर ये व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं कि ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा फूड अवेलेबल हुआ है, जिसकी वजह से बालनस भी जो है ग्रो कर रहे हैं, ओके। ठीक है, तो याद रखना बालनस जो है इट इज डोमिनेटिंग सुपीरियर, और स्मॉलर बार्निकल जो है थैलमस इट इज इंफीरियर, वीकर है, ओके। Another mechanism is resource partitioning. If two species compete for the same resource, they may avoid conflict by choosing, for instance, eating at separate times, following distinct foraging habits, ठीक है। अब दो स्पीशीज जो हैं आपस में compete कर रहे हैं, दोनों स्पीशीज को पता लगा कि भाई कंपटीशन तो हमारे लिए सही नहीं है, इससे दोनों को नुकसान हो रहा है, और कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है ना। तो एवोल्यूशन बहुत पहले उनको ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने फॉरेजिंग पैटर्न चेंज करें, खाने के हैबिट चेंज करें, खाने की टाइमिंग चेंज करें, शायद उससे थोड़ा बहुत कंपटीशन कम हो, ठीक है। तो ऐसा ही देखा जाता है वार्बर स्पीशीज में, ओके। दे डिवाइडेड इट्स टाइम डिफरेंटली अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्री, है ना। तो ये वाली वार्बलर देखिए इस पार्ट पे फीड करती है, ओके। ब्लैक थ्रोट वार्बलर इस वाले पार्ट पे फीड करेगी, कैप में वार्बलर टॉप ऑफ द ट्री, बे ब्रेस्टेड वार्बलर टॉप से थोड़ा सा नीचे, और येलो रम्पट वार्बलर जो है बॉटम ऑफ द ट्री, सबसे नीचे वाले ब्रांच जो है वहां पे पाई जाएगी, वहां पे फीड करेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे एक ही ट्री पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस चूज किए हैं बर्ड्स ने फीड करने के लिए, और ऐसा नहीं बर्ड्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, ये वाली बर्ड आपको कभी यहाँ पे नहीं मिलेगी फीडिंग करती हुई, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है पैरामीशियम कार्डेटम और बुर्सेरिया में देखा गया है, ठीक है, दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, है ना। अगर हम इनको एक ही मीडियम में ग्रो करें, पहले हम इनको अलग अलग ग्रो करेंगे तो बिल्कुल एक साथ ही ग्रो करेंगे, है ना, मतलब ठीक ठाक ग्रो करेंगे, बट अगर हम इनको इकट्ठे ग्रो करेंगे तो भी इनकी ग्रोथ का एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो बुर्सेरिया जो है इसका फूड रिसोर्स यीस्ट है, और पैरामीशियम कार्डेटम जो है ये बैक्टीरिया पे फीड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अनदर एग्जांपल जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है, इट इज डार्विन फिंच, ओके, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। डार्विन जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया तो ही फाउंड दैट 14 स्पीशीज ऑफ फिंच को एग्जिस्ट,
ओके, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, है ना। पहले ऐसे हुआ होगा कि वो एक ही आइलैंड पे प्रेजेंट थे, तो एक ही स्पीशीज थे वो, ठीक है। तो जब उस आइलैंड पे फूड रिसोर्सेज कम हुए, तो उनको लगा क्यों ना हम अपना फॉरेजिंग पैटर्न चेंज करें। तो ऐसा हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन ने उनकी बीक पे एक्ट किया, ओके। और हर एक स्पीशीज 14 स्पीशीज की बीक पैटर्न जो है डिफरेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं लार्ज ट्री फिंच, ये वाली फिंच, ठीक है। सारी भी फिंच की जो बीक है वो डिटरमाइन करती है कि वो कौन सा फूड खा रहा है ना। कुछ भी जो है सीड्स खाते हैं, कुछ वर्म्स खाते हैं, कुछ प्लांट पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट दे हैव डिवाइडेड देयर रिसोर्सेज। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? Okay, let's solve a question. In which of the following interactions both partners are adversely affected? बताइए, दोनों पार्टनर्स किस वाले कंपटीशन में एडवर्सली इफेक्ट होंगे? Nine students are correct this time. Ankita, Atul, Subhashri, Arfa, Shavi, Jatin, Rida, Krishna and एक और स्टूडेंट जिसका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है. The correct answer is competition. तो कंपटीशन में क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म स्ट्राइविंग फॉर द सेम रिसोर्स. तो दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें उनको नुकसान होता है, एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म एक ओब्लिगेट एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा. प्रीडेशन में एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं, दूसरी स्पीशीज को नुकसान होगा जिसको प्रे कहते हैं. पैरासिटिज्म में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पैरासाइट को बेनिफिट होगा, ठीक है, एंड पैरासाइट स्पेंड्स ए पार्ट और होल लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट कहते हैं एंड गेट्स न्यूरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम इट. सो अब पैरासिटिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं. कमेंसलिज्म पढ़ लिया, एमेंसलिज्म पढ़ लिया, कंपटीशन पढ़ लिया. अब आती है जो इंटरेस्टिंग सी चीज, पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स. कितने तरह के पैरासाइट्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, बहुत सारे आई थिंक. पैरासिटिज्म क्या है? एक ऐसा रिश्ता, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म यानी पैरासाइट lives and derives nutrition from another specific organism, host. मतलब पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट है और एक होस्ट है. कॉमन एग्जांपल्स जो आपने पढ़े हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एस्कैरिस lumbricoids, the most common intestinal parasite of humans, fungus Candida albicans, and the very dangerous one HIV, human immunodeficiency virus, which causes AIDS. होस्ट पे जब पैरासाइट रहने आ गया है, होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, होस्ट का सर्वाइवल रिड्यूस हुआ, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रभावित हुई और मृत्यु भी हो सकती है होस्ट की. तो ओवरऑल पॉपुलेशन कम हुई, राइट, एंड होस्ट की इम्यूनिटी कमजोर होगी. द होस्ट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. होस्ट और पैरासाइट आपस में स्पेसिफिक होते हैं. जो बीमारियां गाय भैंसों में होंगी, जानवरों में होंगी, वो हमें नहीं होती, और जो हमें होंगी वो वहां नहीं होती. हाँ,
कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि कोई पैरासाइट पर्टिकुलरली किसी एनिमल को इफेक्ट करता है, लेकिन वो ह्यूमंस में भी आ जाए। जैसे बर्ड फ्लू भी आपने सुना होगा ना, हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, जब बर्ड फ्लू फैला है तो हमें नॉनवेज डाइट नहीं लेनी, मांस अंडा नहीं खाना है, क्योंकि कहीं हमें ना हो जाए। जूनोसिस कहलाता है वो। एवरी पैरासाइट इज होस्ट स्पेसिफिक। They cannot complete their life cycle without their host. उन्हें वो होस्ट चाहिए अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। तो अगर होस्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है, तो पैरासाइट कहेगा मैं भी उतना ही स्मार्ट हूं। पैरासाइट एंड होस्ट दे को इवॉल्व, को इवोल्यूशन, राइट। इससे पहले भी को इवोल्यूशन हमने पढ़ा था प्लांट्स में। पैरासाइट कहता है कि भाई मुझे इतना कॉम्प्लेक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो होस्ट की बॉडी में जाके ही मजे करने हैं। सो मुझे इतने सारे अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स की जरूरत भी नहीं है। पैरासाइट के पास एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स होने चाहिए होस्ट की बॉडी के साथ जुड़ने के लिए। जैसे अगर मैं टेपवर्म की बात करूं, टीनिया सोलियम, पोर्क टेपवर्म, उसमें हेड या स्कॉलेक्स होता है। स्कॉलेक्स के पास सकर्स होते हैं, 4 साइड सकर्स, 1 इंटीरियर सकर, जिससे वो अटैच हो जाए। ठीक है जी। पैरासाइट कहता है कि मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है, मैंने तो होस्ट के ही डाइजेस्टिव जूसेस से काम चला लेना है या होस्ट के ब्लड पे फीड कर लेना है। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बेहतर होनी चाहिए कि भाई उसे ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाते जाना है। तो एक पैरासाइट के खास फीचर्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा। और पैरासाइट को इतना अक्लमंद भी होना चाहिए कि वो होस्ट को मार ना डाले या उसके मरने से पहले कहीं और चला जाए। अदरवाइज होस्ट मर गया तो वो स्वयं भी तो मर जाएगा। As I told you, पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, शरीर से बाहर यानी एक्टोपैरासाइट्स, शरीर के अंदर यानी एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइस मैंने जैसे बताया आपको, एक्टोपैरासाइट्स दे लिव एंड फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। जैसे बालों में जुएं हो गई, लाइस कहते हैं। ऐसे ही जानवरों के शरीर में टिक्स एंड माइट्स होती हैं, है ना। डॉग में आपने टिक्स देखे होंगे। एक्टोपैरासाइट्स जो है, इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैरीन फिशेस जो हैं, इनमें कोपेपॉड्स होते हैं जो कि गिल्स पे और शरीर के और जगहों पे भी चिपके रहते हैं इनसे। प्लांट्स में भी हमें मिल जाते हैं। कस्क्यूटा कॉमन एग्जांपल, अमर बेल जिसे कहते हैं, आपने देखी होगी। कस्क्यूटा जो है, इट हैज लॉस्ट क्लोरोफिल एंड लीव्स, और कस्क्यूटा कहता है कि भाई मैं दूसरे प्लांट के ऊपर ही जाके ग्रो करूंगा। अमर बेल बोलते हैं इसे। एंडोपैरासाइट्स जो शरीर के अंदर है, so endoparasites live and feed inside the host at various sites. ब्लड के अंदर हो सकते हैं, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है, लिवर सेल्स में भी होता है प्लाज्मोडियम। इनका लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, राइट। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत तेज होती है इनकी। ऐसे इंटेस्टाइन में भी अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं। अच्छा, लिवर फ्लूक आपने पढ़ा है, फेसियोला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लूक था। ऐसे इंटेस्टिनल फ्लूक भी होता है, कोपेपॉड्स। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ दिस ब्रेन ईटिंग एमीबा? गंदे पानी के जरिए ही हमारे शरीर में पहुंच सकता है। इट इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट, राइट। एन ऑर्गेनिज्म दैट मे रिजॉर्ट टू पैरासिटिज्म, an organism that may resort to parasitism but does not completely rely on its host for its survival. ये एक facultative parasite है, ये अपने होस्ट के बाहर भी जिंदा रह लेता है, लेकिन कई कंडीशंस में ये होस्ट के अंदर जाकर के, जैसे ये ब्रेन ईटिंग हमने कहा, ब्रेन सेल्स को ये डैमेज करता है और बहुत ही डेंजरस होता है ये ब्रेन ईटिंग एमीबा। जनरली गंदे पानी में रहेगा, अगर शरीर में गया तो फिर ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पैरासिटिज्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जहां एक ऑर्गेनिज्म जो है पैरासाइट, इट स्पेंड्स ए पार्ट आवर होल लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कहेंगे, एंड गेट्स नूरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम इट। ठीक है, तो पैरासाइट जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो पैरासाइट ने कैसे अपने आप को इवॉल्व बनाया है, कैसे अपने आप को एफिशिएंट बनाया है, इवॉल्व नहीं एफिशिएंट बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर जो है, इट इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स जो है अननेसेसरी, वो सारे रिमूव किए हैं उसने, है ना। क्यों
रिमूव किए हैं क्योंकि साइज जो है पैरासाइट को छोटा करना है। जितना छोटा साइज होगा पैरासाइट का उतने अच्छे से वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा, है ना, उतना एफिशिएंट होगा वो। ओके, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स आर सक्कर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट। ठीक है, होस्ट के साथ अटैच होना है पैरासाइट को, तो उसने डेवलप किए हैं एडहेसिव ऑर्गन्स। उसके बाद पैरासाइट जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का पैरासाइट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही इन्फेक्ट करेगा, दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोथ पैरासाइट को इवॉल्व्स विद द होस्ट। होस्ट में अगर कोई चेंज आती है, कोई रेजिस्टेंस आती है, तो वो चेंज पैरासाइट में भी आती है। तो पैरासाइट भी अपने आप को चेंज लाता है ताकि वो होस्ट के कंपैटिबल बन सके, ताकि उसको इन्फेक्ट कर सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पैरासाइट में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो होस्ट से एब्जॉर्ब करता है ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, पैरासाइट्स हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो अपनी जनरेशन को जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ाते हैं, है ना, दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। और लाइफ साइकिल इसकी कॉम्प्लेक्स होती है विद वन और मोर होस्ट, तो कुछ तो ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनके 2 होस्ट भी होते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय पैरासाइट्स। एक एफिशिएंट पैरासाइट को ये सारे कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज। अब होस्ट को पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया तो होस्ट पे क्या इफेक्ट होगा? रिड्यूसर सर्वाइवल, रिड्यूसर ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट की कम हो जाएगी, मे बिकम मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन एज दे बिकम फिजिकली वीक। तो होस्ट क्या करता है, सारी न्यूरिशमेंट जो पैरासाइट जो सारी न्यूरिशमेंट होस्ट खा रहा है वो सारा तो पैरासाइट ले रहा है, इसकी वजह से होस्ट जो है फिजिकली वीक बन जाता है। ठीक है, एंड इट बिकम्स वल्नरेबल टू प्रीडेटर, प्रीडेटर उसको इजीली खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हुआ होता है। नाउ पैरासाइट्स कैन बी एक्टोपैरासाइट्स और इट कैन बी एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट की बात करें, दे लिव एंड फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, बाहरी रहते हैं बॉडी सरफेस के। लाइस ऑन ह्यूमन हेयर, टिक्स इन डॉग फर इसके एग्जांपल्स हैं। एंडोपैरासाइट जो हैं दे लिव एंड फीड इनसाइड द होस्ट। ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, सेल्स में, टिश्यूज में। ठीक है, लिवर फ्लूक, टैप वर्म एक्स्ट्रा, ये सारे पैरासाइट जो हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। Any doubt here? So let's solve a question. If the plus sign is assigned to beneficial interaction, minus to detrimental, 0 to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refers to, बताइए कौन सी इंटरेक्शन होगी ये? प्लस माइनस, स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी माइनस। ओके, 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अतुल, आरफा, शेवी, जतिन, ऐश्वर्या, शुभश्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरासिटिज्म। ठीक है, तो पैरासिटिज्म रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट स्पेंड्स ए पार्ट और होल लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कहते हैं, एंड गेट्स न्यूरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम इट। ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमन हेड एग्जांपल है पैरासाइट की। कमेंसलिज्म में एक
स्पीशीज जो है उसको बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीशीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल है मैंगो एंड ऑर्किड। एमेंसिलिस में एक स्पीशीज जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कुछ केमिकल से रिलीज करती है जिससे दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन या ग्रोथ इफेक्ट होती है। ठीक है। म्यूचुअलिज्म, obligate association between two organisms, it confers benefit on both the interacting species। ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होगा। पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट, दूसरी को लॉस, पॉजिटिव नेगेटिव। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट, दूसरी अनइफेक्टेड, दैट इज पॉजिटिव 0। और अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज अनइफेक्टेड, दूसरी इन लॉस, दैट इज 0 नेगेटिव। ओके। सो हनी बी प्लस फ्लावर एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। एंटोमेबा हिस्टोरिका एक पैरासाइट है। मैंगो ट्री प्लस आर्कड एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म। एंड वालनट ट्री प्लस नियर बाय वेजिटेशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म। Did you know female anopheles, ठीक है, इट इज नॉट ए पैरासाइट। हमें पता है एनोफिल्स जो है मलेरिया डिजीज काज करती है। ओके। फीमेल मॉस्किटो, इट हैज टू होस्ट्स, एक तो मॉस्किटो और एक ह्यूमंस। The female mosquito is not considered a parasite because it does not feed on blood or for nutrition, है ना, हमारे ब्लड में जाती है लेकिन हमारे खून को नहीं उस पे फीड नहीं करती है। ठीक है। इंस्टेड वो क्या करती है इसको ब्लड क्यों चाहिए? इट नीड्स ब्लड टू न्यूरिश इट्स डेवलपिंग फर्टाइल एग्स। ठीक है। तो एग्स जो होते हैं उनको न्यूरिशमेंट चाहिए, तो वो न्यूरिशमेंट कहाँ से आती है? ब्लड से। ठीक है। तो इनडायरेक्टली पैरासाइट है हमारे ऊपर, बट अगर हम एनोफिल्स की बात करें इट इज नॉट ए पैरासाइट। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज ए फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। तो आपने ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम सुना है कभी इन बर्ड्स? अर्पिता बताइए। सर अभी सुने हैं। अच्छा, अभी सुने हैं। ठीक है। आपने सुना है ऑलरेडी। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी सबने। उसमें मूवी के स्टार्ट में जब वायरस सब स्टूडेंट्स को बुलाता है, बताता है कि ये कोयल है। ठीक है। कोयल का नेस्ट दिखाता है, कोयल भी दिखाता है और उसका अंडा भी दिखाता है। ठीक है। बताता है कि कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, हमेशा दूसरे के घोंसलों में अंडे देती है। वो देखा है ना सबने? यस सर। यस, दैट इज द ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट द ब्रूड पैरासिटिज्म। आपने ये बात सुनी कि कोयल अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है? ब्रूड पैरासिटिज्म। हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? हाँ, ऐसा होता है। कुकू जो है, कोयल बड़ी चालाक होती है। वो कहती मैं अपने अंडों की देखभाल मैं क्यों करूं? कोई ऐसा जानवर ढूंढते हैं जिसके अंडे उसके खुद के अंडों जैसे बिल्कुल मैच करते हैं, तो कौवे के घोंसले में अंडे दे दो अपने, है ना। ब्रूड पैरासाइट्स बोलते हैं, नेस्ट पैरासाइट भी बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स either from the same species or another species. So a kind of parasitism found in birds where parasitic bird it lays eggs in the nest of its host, जो कि दूसरे birds होते हैं, and lets the host incubate them। ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी कुकू जो कि पैरासाइट है, it lays eggs in the crow's nest। ठीक है। Let's solve a question। क्वेश्चन से select the correct pair of host and brood parasite। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अतुल, आरफा, सायन, ऐश्वर्या, अर्पिता, स्वाति एंड शुभश्री. वन मोर स्टूडेंट, हिज नेम इज नॉट हियर. ठीक है, क्रो एंड कोयल है इसका आंसर. ब्रूड पैरासिटिज्म, हमने देखा कि कोयल जब दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, फॉर एग्जांपल क्रो के घोंसले में. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल. डिड यू नो प्रोटोकॉपरेशन, ठीक है, एक एसोसिएशन है बिटवीन टू स्पीशीज ईफ ऑफ विच इज बेनिफिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर बट कैन लिव इक्वली विदाउट एसोसिएशन. तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है कौन सी होती है बताइए? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म. यस, म्यूचुअलिज्म. ठीक है, तो यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है, लेकिन डिफरेंस ऑफ म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन में क्या है कि यहाँ पे दोनों स्पीशीज एक दूसरे के बगैर भी रह सकती हैं. यस स्वाति, ओके. तो म्यूचुअलिज्म जो है ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, और ये फैकल्टेटिव है. फैकल्टेटिव, ठीक है, एक दूसरे के बगैर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं. तो देखिए एग्जांपल्स, प्लोवर एंड क्रोकोडाइल. प्लोवर एंटर्स द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल एंड फीड्स ऑन द पैरासिटिक लीव्स. देखिए, आपने कभी अगर जूलॉजिकल पार्क विजिट किया है तो आप वहां पे देखेंगे कि क्रोकोडाइल अपना मुंह खोले बैठा रहता है और छोटी छोटी बर्ड्स जो हैं उस पे उसके मुंह में कुछ निकाल रही होती हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ये छोटी सी बर्ड जो है क्रोकोडाइल के दांतों में से पैरासाइट्स निकाल रही होती हैं. ओके, तो क्रोकोडाइल को बेनिफिट हो रहा है. इट गेट्स रीड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, और बर्ड्स जो हैं प्लावर, उनको फूड मिल रहा है. ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल और बर्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है इनकी, है ना? सर तो फिर क्रोकोडाइल ये इनको मतलब खा नहीं सकते हैं? ना ना ना, क्रोकोडाइल इनको कभी नहीं खाता है. नॉट इवन ए सिंगल केस इज रिपोर्टेड, क्योंकि म्यूचुअलिज्म जो है ऐसा नहीं है. ये एक एग्रीमेंट जो है 1000 ऑफ ईयर से होता है. ठीक है, किसको? ओके. सेकंड एग्जांपल इज ऑक्सपेकर एंड राइनोसोरस. ठीक है, ऑक्सपेकर सिट्स ऑन द बैक ऑफ ब्लैक राइनोस एंड फीड्स ऑन द टिक्स. तो देखिए, ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं राइनोसोरस की बीक बैक पे बैठे हुए हैं और हार्मफुल टिक्स जो हैं उनको खाते हैं. ठीक है, बर्ड जो है अगर कोई एनिमी अप्रोच कर रहा है वार्न करेंगे, दूसरा फायदा है. ओके, सो बोथ पार्टनर्स जो हैं उनको बेनिफिट हो रहा है एंड दे कैन लीव सेपरेटली एज वेल. सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब का यहाँ देखिए, तो देखिए, ये देखिए, सी एनिमोन ने अटैच किया है अपने आप को हर्मिट क्रैब के साथ. ठीक है, सो हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल रही है सी एनिमोन के जरिए, है ना? क्यों? क्योंकि सी एनिमोन के पास निमेटोसिस्ट हैं, स्टिंगिंग सेल्स, है ना? कोई एनिमी आएगा, जो सी एनिमोन है अपने स्टिंगिंग सेल से उसको भगाएगा वहां से. In return, sea anemone receives the pieces of food that are dropped by this hermit crab, and also it is carried to new places by the hermit crab. तो दोनों इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं. अगेन एग्जांपल ऑफ प्रोटो कॉपरेशन. ठीक है, सो नेचर में चीटिंग बहुत कम होती है. चीटिंग सिर्फ ह्यूमंस के केस में होती है. ठीक है, नेचर्स में रूल्स होते हैं, रूल्स के बाहर कभी नहीं जाते हैं. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. Which of the following is not a parasitic adaptation? आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि पैरासाइट के पास कौन सी एडाप्टेशन इनमें से नहीं होती है. तो अतुल, आरफा, जतिन, अर्पिता, कृष्णा, यू आर करेक्ट. एक और स्टूडेंट आपका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है, आप अपना नाम कमेंट करेंगे यहाँ पे इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन
आइडेंटिफाई यू। सो आंसर है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है ना। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। Let's solve one more question. Cuscuta is an example of तो 5 स्टूडेंट्स अंकिता, आरफा, शेवी, सायन एंड स्वाति इन्होंने सही जवाब दिया है। द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्टोपैरासाइट। ठीक है, सो कस्क्यूटा आर प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल एंड लीव्स। इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ग्रीन होस्ट, जो कि है ग्रीन हेज प्लांट। ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन। इट इज एन एक्टोपैरासाइट। देखिए बाहरी है ना बॉडी के। ठीक है, ये वाला येलो कलर का ये कैस्क्यूटा है। ओके, और ये फीड करता है येलो ग्रीन हेज प्लांट्स पे। ठीक है, इट लीव्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो याद रखना कैस्क्यूटा एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और इसका होस्ट कौन सा है? ग्रीन हेज प्लांट्स। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। Which of the following is most appropriately defined? बताइए सबसे परफेक्ट डिफिनीशन इन चार में से कौन सी है? कंप्लीट डिफिनीशन जिसको हम कहेंगे। इस बार 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। आरफा, स्वाति, जतिन, सायन, कृष्णा और एक का नाम ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आंसर है प्रीडेटर इज ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल्स अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। तो ये डिफिनेशन जो है परफेक्ट है। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनकम्प्लीट है। एमेंसिलिज्म is in relationship in which one species is benefited where other is unaffected। ठीक है, एमेंसिलिज्म में ऐसा नहीं होता है, कमेंसिलिज्म में ऐसा होता है। ठीक है, parasite is an organism which always lives inside the body of the other organism and may kill it। तो ऐसा नहीं है। पैरासाइट इंटरनल भी हो सकता है, एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रीडेशन स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट। एमेंसिलिज्म, एक स्पीशीज पे कोई इफेक्ट नहीं, दूसरी स्पीशीज निगेटिवली इफेक्ट हो रही है। पैरासिटिज्म और एंटीबायोसिस। ठीक है, पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज
को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीशीज होस्ट जो है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एंटीबायोसिस में ऐसा नहीं है, एंटीबायोसिस में एक स्पीशीज न्यूट्रल रहती है 0 और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, ठीक है। So these are different, this is a summary of different relations, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन दोनों सिमिलर हैं, बट डिफरेंस ये है, म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट है, प्रोटो कॉपरेशन फैकल्टेटिव है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? अच्छा ये बताइए, नाम किसका डिस्प्ले नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस तो सभी उस स्टूडेंट ने करेक्ट दिए आंसर, बट हिज नेम वाज नॉट डिस्प्लेइंग, हिज और हर नेम।